हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की क्लास में, अगली क्लास में। और हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का सिद्धांत। और पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि मांग का नियम जो है वो क्या होता है, और इसके साथ साथ पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने ये भी बात की थी कि मांग का जो ढाल है, मांग वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक क्यों होता है, यानी कि मांग वक्र डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। ये पॉइंट जो है हमने किया था। आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड, मांग का जो नियम है उससे रिलेटेड अगला पॉइंट जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है मांग के नियम का अपवाद, यानी कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि जैसे हमने क्या है मांग का नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है जिसमें दो वस्तुओं, एक वस्तु और उसकी कीमत के बीच में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। यानी कि जैसे जैसे क्या है किसी वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ती है, वैसे वैसे उस वस्तु की जो मांग है, ठीक है, वो क्या होती है, कम होती है। और जैसे जैसे क्या है उस वस्तु की कीमत कम होती है, वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्या है ओ वाई एक्सिस में क्या है प्राइस दिखाया गया है। प्राइस क्या है, जब हमारा मान लो 2 रुपये था तो हम क्या है 5 यूनिट की डिमांड कर रहे थे, और जब प्राइस बढ़ करके कितना हो गया, मान लो यहाँ पर 4 रुपये हो गया, तो हम कितनी यूनिट की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर 3 यूनिट की डिमांड जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से प्राइस कम होने पर डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और एक वस्तु की कीमत और उसके जो मांगी गई मात्रा है, उन दोनों में क्या होता है, यहाँ पर विपरीत संबंध होता है। और इसी विपरीत संबंध की वजह से क्या होता है कि जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं, यहाँ पर जो डी डी जो है, ठीक है, वो क्या है हमारा डिमांड कर्व है। और ये डिमांड कर्व जो है इसका स्लोप देखो कैसे है, ये क्या है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, गिरता हुआ डिमांड कर्व है। तो विपरीत संबंध होने की वजह से हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। तो ये पॉइंट भी हमने किए थे, जिसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट किए थे, जिसमें हमने बात की थी कि डिमांड कर्व जो है वो नीचे की ओर क्यों आता है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व हमेशा ऐसा रहेगा, प्राइस में और उसकी क्वांटिटी जो डिमांड है, इन दोनों में क्या रहेगा, विपरीत संबंध रहेगा। लेकिन अपवाद का मतलब क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मांग का नियम तो ये है, अब इसके अपवाद क्या है। अपवाद वो होते हैं जब क्या है मांग का नियम लागू नहीं हो पाता, यानी कि डिमांड कर्व जो है वो नीचे की ओर आने की बजाय क्या है, डिमांड कर्व क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि कीमत बढ़ने पर मांग जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी डिमांड है। तो कीमत बढ़ने पर क्या हो जाता है, डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और कीमत कम होने पर डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी दिशा में डिमांड का नियम जो है, लॉ ऑफ डिमांड है, वो क्या है, लागू नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं, मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं या कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिसमें क्या है मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कि अपवाद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वस्तु है वो है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। देखो, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु कौन सी होती है, जो लग्जरी आइटम होती है उसको हम प्रतिष्ठा सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारी प्रतिष्ठा को, हमारी रेपुटेशन को दिखाती है समाज में। ठीक है, और ऐसी वस्तु जो होती हैं इसमें हम शामिल कर सकते हैं हीरे जवाहरात वगैरह हैं। ठीक है, मतलब कीमती चीज़ें जो होती हैं, महंगी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो हमारी एक स्टेटस जो है वो दिखाती हैं समाज के अंदर, एक रुतबा जो है वो दिखाती हैं, ऐसी वस्तुओं को प्रतिष्ठा सूचक वस्तु कहते हैं। ठीक है, इसमें हम गोल्ड है, हीरे जवाहरात है, ठीक है, या महंगी महंगी जो वस्तुएं होती हैं, इंपॉर्टेंट वस्तुएं जो होती हैं, उन गुड्स को क्या है इसमें हम इंक्लूड करते हैं। इन गुड्स के ऊपर क्या है, कभी भी मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता, क्योंकि इसके मामले में क्या होता है कि जब ऐसे गुड्स की क्या है
कीमत जो है वो बढ़ती है तो इसकी डिमांड जो है वो क्या है, ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब इनका जो स्टेटस है वो क्या है, और ज़्यादा हाई हो जाता है, तो लोग इनकी डिमांड क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के अंदर क्या है, मांग का नियम लागू नहीं होता। और इन गुड्स के अंदर क्या होता है कि इनकी कीमत इंक्रीज़ होने पर क्या है, इनकी डिमांड जो है वो भी क्या है, इंक्रीज़ हो जाती है। और कीमत प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होने पर क्या है, इनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। प्रोफेसर वेबलन ने क्या है, इन वस्तुओं का क्या है, सबसे पहले क्या है, एक्सप्लेनेशन दी थी। तो इसी वजह से क्या है, ऐसी गुड्स को हम क्या है, वेबलन गुड्स भी क्या है कहते हैं, कि वेबलन जो गुड्स होती हैं उनके ऊपर क्या है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, और वेबलन वस्तुएं कौन सी होती हैं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं ही होती हैं हालांकि, पर इनको क्या है, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप जो किया था वो सबसे पहले क्या है, प्रोफेसर वेबलन जो थे उन्होंने क्या है किया था। तो इसी वजह से इनको क्या है, वेबलन गुड्स भी क्या है कहा जाता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञानता की वजह से भी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि इसका कारण ये है कि जब किसी प्रोडक्ट का रेट यानी कि जो प्राइस है, ठीक है, उसका प्राइस जो है वो क्या है, लो होता है, किसी भी वस्तु का कीमत जो है वो कम होती है, तो उपभोक्ता को ज्ञान ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से ये सोचता है कि जिस वस्तु की कीमत कम है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस जो है, उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, कम है। मतलब उसको ये लगता है कि वो क्या है, लोअर क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो क्या समझता है कि रेट कम होने की वजह से क्या है, उसकी क्वालिटी जो है वो क्या है, लो क्वालिटी है। इस वजह से उसकी डिमांड जो है वो भी क्या होती है, प्राइस लो होने पर क्या है, डिमांड जो है वो भी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, और जब प्राइस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है, तो डिमांड भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, डिमांड भी हो जाती है हाई, प्राइस हाई होने पर। क्योंकि जिन वस्तुओं के रेट ज़्यादा होते हैं तो उसको ये लगता है कि मान लो उसकी जो क्वालिटी जो है वो क्या है, अच्छी हो गई है। एग्जाम्पल हम लेकर के चलते हैं, जैसे क्या है, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति जो है वो क्या है, खड़ा है, और इसने क्या है, मान लो फ्रूट परचेज करने हैं, तो इसके सामने कुछ दूरी पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दो रेड़ियाँ जो हैं वो क्या है, लगी हुई हैं। मान लो इसने बनाना परचेज करने हैं, तो यहाँ पर दो शॉप हैं, दो रेड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, जिसमें क्या है, बनाना सेल हो रहे हैं। ये वाला जो है वो आवाज़ें लगा रहा है कि बनाना जो है वो क्या है, 10 रुपये डज़न के हिसाब से। और ये जो है आवाज़ें लगा रहा है कि जो बनाना है वो 30 रुपीज़ क्या है, डज़न के हिसाब से। अब ये व्यक्ति क्या है, काफ़ी दूरी पे खड़ा है, लेकिन उसको आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है कि ये वाला क्या है, 10 रुपये दर्जन बेच रहा है, और ये क्या है, 30 रुपये दर्जन बेच रहा है। तो आवाज़ सुन कर के क्या है, अगर इसको बढ़िया क्वालिटी की चाहिए तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये इधर जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि मान लो इसने क्या है, इसके खुद के खेत के हों, मान लो जो भी ये फ्रूट या कुछ भी सेल कर रहा है, तो इस वजह से क्या है, रेट इसका कम हो, इसने मार्केट से महंगे खरीदे हों, तो ये क्या है, इसलिए महंगे बेच रहा हो। तो रीज़न तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी इसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी ना हो, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, लेकिन इसको कॉस्ट कम आई है, इसलिए क्या है, ये कम रेट पे बेच रहा है, इसको कॉस्ट ज़्यादा आई है, लागत, तो इसलिए क्या है, ज़्यादा लागत की वजह से क्या है, ये ज़्यादा रेट पर बेच रहा है। परंतु क्या है, ये जो व्यक्ति है, इसको ये लग रहा है कि जिसके रेट ज़्यादा हैं उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। तो ऐसा किस वजह से होता है, इग्नोरेंस की वजह से होता है। तो इग्नोरेंस की वजह से भी क्या है, जो मांग का नियम है वो लागू नहीं होता। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास क्या है, गिफन प्रोडक्ट, यानी कि गिफन गुड्स। ठीक है, और इसको गिफन गुड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको इस कॉन्सेप्ट को जो डेवलप किया था वो प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन ने क्या है, डेवलप किया था। ठीक है, तो गिफन वस्तुएं कौन सी होती हैं, गिफन वस्तुएं होती हैं घटिया क्वालिटी की जो वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या हैं, गिफन गुड्स कहते हैं। तो घटिया क्वालिटी की जो वस्तुएं होती हैं उनके अंदर क्या है, मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता। इन प्रोडक्ट्स के मामले में क्या होता है कि जो गिफन गुड्स होते हैं उनका प्राइस इफेक्ट क्या रहता है, पॉजिटिव। ध्यान रखो, इसका गिफन गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। यानी कि ये घटिया क्वालिटी की वस्तु है। सबसे पहले प्रोफेसर रॉबर्ट गिफन जो थे उन्होंने क्या है, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर क्या है, ये वस्तुएं जो है वो मानी जाती हैं। तो ये घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं। उसके बाद अब हम बात करें कि इसकी कीमत का मांग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कहते हैं कि प्राइस इफेक्ट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है।
पॉजिटिव का मतलब प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि गिवन गुड्स की प्राइस क्या है, बढ़ने पर, कीमतें बढ़ने पर उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और कीमत कम होने पर क्या है, डिमांड कम हो जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें प्राइस इफेक्ट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, यानी कि डिमांड में और प्राइस में जो रिलेशनशिप है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत कम होने पर मांग क्या होती है, कम होती है। लेकिन इसका क्या है, इनकम इफेक्ट के बारे में बात करें, ये तो था कि प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में क्या चेंज आएगा, ठीक है, और ये है हमारा इनकम में चेंज आने पर डिमांड में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड क्या होगी, गिवन गुड्स की कम होगी। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मेरी इनकम क्या है, मान लो अगर कम है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कम है तो मैं क्या हूँ, गरीब हूँ, तो मैं क्या करूँगा, क्या अच्छी क्वालिटी की वस्तु परचेज करूँगा, नहीं, मैं क्या करूँगा, घटिया क्वालिटी की, यानी कि गिवन गुड्स की डिमांड ज़्यादा करूँगा। यानी कि इनकम कम होने पर मैं क्या करूँगा, गिवन गुड्स की डिमांड ज़्यादा करूँगा। लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं क्या हो गया, रिच हो गया, ठीक है, अमीर हो गया तो मैं घटिया क्वालिटी की वस्तु नहीं खरीदूंगा, उसकी जगह पे बढ़िया क्वालिटी की वस्तु खरीदूंगा। इसलिए आय बढ़ने पर जो गिवन गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आय कम होने पर क्या है, गिवन गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए गिवन गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और इनकम इफेक्ट जो रहता है वो क्या है, नेगेटिव रहता है। तो ये थे हमारे मांग के नियम के अपवाद, ठीक है, टोटल 3 अपवाद थे। इन तीनों के अंदर क्या है, मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक, अगला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो हम है हमारे पास मांगी गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन। इन दोनों में हमने अंतर देखना है, किन किन के बीच में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, तो इसको क्या है आपने ध्यान से, ज़्यादा नहीं है, मतलब कि दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसको क्या है ध्यान से आपने जो है वो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक तो ये है और एक दूसरा जो है ये है, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो एक तो ये है और एक क्या है, ये है। इन दोनों पॉइंट को हमने क्या है, अलग अलग हमने करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, जिसमें इफेक्ट किसका पड़ता है, डिमांड के ऊपर कीमत का पड़ता है, यानी कि जो डिमांड में चेंज आता है उसके ऊपर सिर्फ ओनली प्राइस का इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमने क्या है, मांग के नियम के अंदर बात की थी, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम प्राइस लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर हम क्या है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो हम लेकर के चल रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारी क्या है, कीमत है 4 3 2 1, ये क्या है, हमारी क्वांटिटी डिमांड है। यानी कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे मांग क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, जिसमें डिमांड पे सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है और बाकी किसी फैक्टर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाकी सारी चीज़ें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, समान रहती हैं, ठीक है। इसमें और किसी फैक्टर का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। यहाँ पर प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगी और प्राइस कम होने पर डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और इसमें हमारा जो डिमांड कर्व है वो भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोप जो है वो करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कीमत कम होगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, और जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस में और डिमांड में। तो आपने ध्यान रखना है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमारा, देखो अब इसमें बनाया हमने, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है वस्तु की कीमत है 5 रुपये और इसकी डिमांड कितनी है, 10 रुपये। अब कीमत बढ़ करके कितनी होगी, 10, और डिमांड कितनी होगी, 5 रुपये होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्राइस दिखाया हुआ है, यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांड जो है वो दिखाई हुई है। अब इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट है दोनों में, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में क्या है, विपरीत संबंध है। और अब एक खास बात ये भी है कि इसमें डिमांड कर्व वो का वही है,
ठीक है, हमने सिर्फ मूव किया है। देखो जो 5 रुपये कीमत थी तो हम इस पॉइंट पे थे डिमांड कर्व के ऊपर, ठीक है, 10 यूनिट खरीद रहे थे। अब जो प्राइस बढ़ गया तो हम क्या है बी पॉइंट पर आ गए, ठीक है, तो हम क्या है डिमांड कर्व इसमें क्या है वही रहता है, चेंज नहीं होता, बस एक ही डिमांड कर्व के ऊपर नीचे आते रहते हैं हम। जैसे कीमत बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, तो हम क्या है बी पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, और इसी तरह से क्या है कीमत कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो इधर ए वाली साइड में हम आ जाएंगे। तो ये इसमें क्या है रहता है। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, वो है चेंज इन डिमांड। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमें पता है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर क्या है बहुत सारे फैक्टर का इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें उसकी खुद की प्राइस होता है, रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्सिट्यूट गुड्स हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनका रेट हम लेकर के चलते हैं, इनकम लेके चलते हैं, टेस्ट प्रेफरेंस जो है वो लेकर के चलते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट डालते हैं मतलब डिमांड के ऊपर। लेकिन जो चेंज देखो क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या है डिमांड के ऊपर प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है, और चेंज इन डिमांड क्या होता है जिसमें क्या है प्राइस जो का इम्पैक्ट ना पड़ करके बाकी सारे फैक्टर होंगे उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो क्या होगा, इसमें होगा कि सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट पड़ेगा और बाकी सारे फैक्टर क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसमें क्या होगा, प्राइस जो है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी सारे फैक्टर जो हैं उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे इनकम है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये ऐसे क्या है डिमांड कर्व बन गया, ठीक है, कि प्राइस कम होने पर या ज़्यादा होने पर क्या है डिमांड में इस तरह से चेंज जाता है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। पर यहाँ पर हमने प्राइस में क्या है कोई चेंज क्या है नहीं करना, प्राइस हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये प्राइस है, मैं इसमें हम यहाँ लेकर के चलता हूँ कि प्राइस हम सिर्फ एक ही लेकर के चलते हैं, प्राइस में चेंज नहीं करना हमने, ठीक है। ये हमारा क्या है प्राइस है, ठीक है। मान लो ये इसको हम लेकर के चलते हैं कि 5 रुपये जो है वो वस्तु की कीमत है, ठीक है। जो 5 रुपये वस्तु की कीमत है तो उपभोक्ता जो है वो क्या है 10 यूनिट को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। अब हम क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम बात करें कि उपभोक्ता की जो इनकम है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इनकम कम होगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन इनकम कम हो गई है। अब इनकम कम होने पर क्या होगा, उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, सेम रेट पर उपभोक्ता जो पहले 10 यूनिट खरीद रहा था अब उसकी कितनी यूनिट खरीदेगा, मान लो 6 यूनिट जो है वो क्या करेगा, खरीदेगा, ठीक है। तो इसकी डिमांड क्या होगी, कम हो गई। ये देखो डिमांड पहले यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड को दिखाया गया है, डिमांड पहले कितनी थी 10 यूनिट, यानी कि जो 5 रुपये कीमत है तो 10 रुपये क्या है 10 यूनिट जो है वो क्या कर रहा था, खरीद रहा था। लेकिन प्राइस में मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस वैसे का वैसा है, बाकी फैक्टर में चेंज आएगा। इनकम कम होगी, इनकम कम होने पर क्या होगा, डिमांड कम होती है तो डिमांड जो है वो 10 से कम होकर के कितनी हो जाएगी, 6। तो ये हमारा डिमांड कर्व नहीं रहेगा, हमारा डिमांड कर्व क्या है, यहाँ पर नया डिमांड कर्व बनेगा D1, ठीक है। तो इसमें देखो इस साइड में शिफ्ट कर गया। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये हमारा क्या है यहाँ पर राइट साइड है, ये हमारा क्या है लेफ़्ट साइड है, ठीक है। हालांकि ये कोई आपका पॉइंट नहीं है पर मैं आपको क्या है थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी भी। तो हमेशा ध्यान रखना इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी हम डायग्राम बनाते हैं उसमें कोई भी कर्व, ठीक है, राइट साइड में शिफ्ट होता है अगर, तो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ये पहले क्या है ये इस साइड में था अब इस साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर कोई भी कर्व राइट साइड के अंदर क्या है शिफ्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, बढ़ोतरी कहते हैं। लेकिन कोई भी कर्व अगर इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, कमी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर पहले कर्व कौन सा था, हमारा डी डिमांड कर्व था जिसमें हम 10 यूनिट खरीद रहे थे, और अब क्या हुआ कि इनकम कम होने की वजह से डिमांड कम हो गई, तो ये कर्व कौन सी साइड में शिफ्ट कर गया, लेफ्ट साइड के अंदर। देखो यहाँ लेफ्ट में आ गया ये, ठीक है, तो लेफ्ट में आ गया तो यहाँ पर डिमांड 10 से कम होकर कितनी होगी, 6। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, और ये किसको दर्शाता है, वृद्धि को। यानी कि कोई भी कराओ पूरे इकोनॉमिक्स में, कोई भी कहीं पर भी कोई भी कराओ राइट साइड में होगा शिफ्ट तो वृद्धि को दिखाएगा, हमेशा बढ़ोतरी इंक्रीज को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा, डिक्रीज को दिखाएगा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट हम आगे क्या है इसी चैप्टर के अंदर हम करेंगे कि किस तरह से इनकम का इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से रिलेटेड जो गुड्स हैं, ठीक है, उनके प्राइस का इफेक्ट पड़ता है, या अदर जो फैक्टर हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता है। तो इन दोनों पॉइंट को के बारे में आज मैंने बताया। और एक बात और देख लीजिए, इसमें फिर से मैं रिपीट एक बार कर देता हूँ, कल हम आगे करेंगे इसको
कि इसमें क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में प्राइस क्या रहता है, चेंजेबल होता है। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आएगा, और बाकी फैक्टर क्या रहेंगे, बाकी जो ये वाले फैक्टर हैं इसमें क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया पॉइंट। उसके बाद हम बात करें कि इसमें डिमांड कर्व जो है वो एक ही रहेगा, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर हम क्या है ऊपर नीचे मूव करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कराओ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चेंज इन जो डिमांड होता है उसमें कीमत का प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि दूसरे फैक्टर का प्रभाव पड़ता है, और इस वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो वही वाला डिमांड कर्व नहीं रहता, नया डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, नया बन जाता है, चाहे वो राइट साइड में बने चाहे वो लेफ्ट साइड में बने। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो इन पॉइंट को आपने क्या है अच्छे से समझना है, ताकि कल वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या है इसको क्या है आगे कंटिन्यू रख सकें। तो कल हम दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में, फिर हम क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।